हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज अभी हम लोग क्या चल रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। और ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 है, ठीक है, क्लास 10 का एनसीईआरटी किताब का है। तो इससे पहले मैं 3 सवाल करा दूँगा, 1, 2, 3। और इसके पहले जो समांतर श्रेणी होता है और आपका दो घात वाला रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण, नीचे पढ़ा दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए फिलहाल अभी हम लोग इसको पढ़ रहे थे। बहुत सारे बोल रहे थे सर कि त्रिभुज शुरू कीजिए, तो पहले मैं चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति खत्म हो जाए, उसके बाद मैं त्रिभुज को शुरू करूँगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको देखिए क्या होता है। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और एनसीईआरटी का सारा एक एक सवाल आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलो पहले हल कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो सवाल जितना सारा 8.1 में सवाल है, सब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और कर्ण बटा आधार, ये सब जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद होना चाहिए। वो याद रहेगा तभी बना पाएंगे। अब यहाँ पे बोला कॉट ए 15 कॉट ए, तो ए भी यहाँ भी दे रहा, साइन ए सेक ए। तो जो ए के लिए वैल्यू आएगा वही साइन ए के लिए भी आएगा, सेक ए के लिए आएगा। यानी कि जो कॉट के लिए जो आपका मान लीजिए एक त्रिभुज है, नहीं भी बनाएंगे चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लें कि ए बी से ऐसा रहा, तो देखिए यहाँ पे कॉट ए है, साइन ए सेक ए। तो अगर इस ए के लिए ये लंब होता है नीचे वाला बी सी, तो साइन के लिए भी वही लंब होगा और सेक के लिए भी वही लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फिलहाल हम लोग देखिए इसको कैसे करते हैं। क्या दिया हुआ है, 15 कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ, 8। अब आपको क्या करना है, 15 गुना है तो गुना क्या बन जाता है, जाके भाग बन जाता है। तो 8/15 हो गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कॉट बराबर क्या होता है। कॉट बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या होता है। तो कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है ना। आधार को क्या लिख सकते हैं हम, बी लिख सकते हैं, और लंब को पी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आधार तो हमको पता चल गया 8 है और लंब पता चल गया 15 है, लेकिन कर्ण पता नहीं चल रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं b बराबर 8 हो गया और p बराबर कितना गया, 15 आ गया। और हमको क्या निकालना है, कर्ण यानी कि h निकालना है, h। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार स्क्वायर को और लंब स्क्वायर को दोनों को जोड़ के ओवररूट करते हैं। मैं बताया था कि कर्ण जब निकालना है, बड़ा भुजा जब निकालना है, तो दोनों छोटा भुजा को जोड़ देना है और जोड़ के स्क्वायर करके ओवररूट कर देना है। ये तो आप जान रहे हैं। तो ओके, अब क्या करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज वगैरह नहीं बनाया हूँ, त्रिभुज बनाता तो ABC लिखता है यहाँ पे। तो त्रिभुज क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखो सब में ए दे रहा है, यहाँ भी ए, यहाँ भी, यहाँ भी है। तो ए रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो बना सकते हैं, उससे कोई हर्जे वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो लंब कॉट के लिए है वही लंब साइन के लिए है, वही लंब सेक के लिए। क्योंकि तीनों में ए दे दिया। अगर ABC देता, कुछ और देता, तो हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, उससे अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो b का स्क्वायर, इनकी b कितना हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर ले लेते हैं, और p कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64 हो जाता है। अब 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। अब ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 4 9 और 6 2 8 2 289। अब आपको पता होना चाहिए 7वां 8वां पढ़ें कि 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है। 17 का स्क्वायर, 17 का वर्ग 289 और 289 का वर्गमूल 17। तो अब हमको यहाँ पे पता चल गया P यानी कि लंब तो पता था 15 है, और B आधार पता चल गया, H पता चल गया, यानी कि कर्ण पता चल गया। अब हमको साइन ए और सेक ए निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो इसलिए अब यहाँ पे साइन ए बराबर, तो अब बोलो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आप हिंदी में लिख दो लंब बटा कर्ण, या तो P/H। लेकिन वो मत लिखना है L और K ऐसे मत लिखना। वो अपने माइंड में सेटअप करने के लिए मैं त्रिभुज बताया था, वो नियम बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो वो फार्मूला जो बताया हूँ वीडियो में, उसको जरूर देखना, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब को क्या लिखते हैं, P बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं। तो देखो P का मान कितना था, 15 था, और H का मान कितना दिया हुआ आया था, हमको निकालने के बाद 17 आया था। तो कितना है, जिस देखिए आंसर आ गया। बस थोड़ा सा एक स्टेप अगर हम पूरा कर लेते हैं तो पूरा आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 4 नंबर सवाल का आ गया 15/17 एक आ गया। अब ये तो पहला हमारा था ना। दूसरा एक सवाल था क्या, सेक ए। सेक ए, देखो यहाँ पे देखो सेक बोला है, सेक का। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, है ना। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो उल्टा कर दो, कर्ण बटा आधार,
कर्ने बटा आधार, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस बराबर फॉर्मूला को याद होगा, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, है ना। ये फॉर्मूला होता था लाल का, तो कॉस यहाँ पे कॉस है तो आधार बटा कर्ण है, तो कॉस सेक है तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण को एच लिखे, आधार को बी लिखें। अब कर्ण कितना है 17 दिया हुआ था, 17 लिख लेंगे थे, और आधार कितना दिया हुआ था, देखो आधार दिया हुआ था कितना 8, है ना, तब यहाँ पे 8 लिख लेंगे। तो एक आंसर हमारा ये भी हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत है? इतना ईजी से समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आराम से समझ गए होंगे आप लोग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं कैसे बनाएंगे उसको। तो देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या बोलता है, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, सेक थीटा। अब देखो थीटा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था त्रिकोणमिति में, ज़्यादा करके आपको थीटा ही यूज किया है, और आगे जब सवाल बनाएंगे सिद्ध करने वाला तो पूरा आपको थीटा ही दिखेगा, बहुत कम है जहाँ ए बी सी दिखेगा, ठीक है। तो टेंशन मतलब थीटा कोई बड़ा समस्या नहीं है, है ना, कोई बड़ा सा मतलब तूफान नहीं आया हुआ है, वो जहाँ पे ए बी लिखते हैं वहाँ पे थीटा लिख दिया। तो थीटा लिखने का मतलब ये हो गया कि सेक थीटा बोला क्या, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। यानी कि सेक तो यहाँ पे बता दिया कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, तो साइन बराबर क्या होगा, कॉस बराबर क्या होगा, टैन बराबर क्या होगा, कॉसेक बराबर क्या होगा, और कॉट बराबर क्या होगा। तो अन्य सभी मतलब वो जो 5 बच रहा ना, आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, तो एक तो यहाँ पे दिख रहा है, तो 5 बाकी उसको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया हुआ है। अब आपको पहले पता होना चाहिए सेक थीटा बराबर होता है क्या, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार का बटा कर्ण, ऐसे ये फार्मूला यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सेक थीटा अभी बताए थे क्या होगा, कर्ण बटा आधार, है ना। ये जब भी कन्फ्यूजन हो जाए तो लाल का ये फार्मूला जरूर दिमाग में रखना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। तो देखो सेक के लिए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार, तब यहाँ पता चल गया, इसलिए कर्ण बराबर कितना आ गया 13 दिया हुआ है, और आधार बराबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ। क्या घट रहा, अब हमारा लंब घट रहा पी। अब चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, आए समझे, लेकिन के मत लिखना है, ए मत लिखना है, एल मत लिखना है। चाहो तो इसको कर्ण यानी कि ऐसे भी लिख सकते, कर्ण, हिंदी वाले स्टूडेंट अगर नहीं एच पी नहीं समझा तो ऐसे भी लिखना, कर्ण बटा आधार, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको मिले उतना ही नंबर। तो फिलहाल यहाँ पे उतना लंबा लिखने से बजाय कि एच बी पी लिख दो, है ना। बी बोले तो बेस यानी कि आधार, और पी बोले तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और एच बोले तो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो ये एच कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, पी निकालना है, तो पी निकालने के लिए या बी निकालने, दोनों फॉर्मूला बताए थे। अगर जब बी निकालना है पहले तो एच वाला जानो, कर्ण निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि कर्ण बड़ा भुजा है तो दोनों भुजा को जोड़ के स्क्वायर करेंगे, ओवररूट करेंगे तो कर्ण निकल जाएगा। लेकिन जब बी या पी निकालना है तो कर्ण में घटा देना है। अगर पी निकालने बोल रहा तो कर्ण में बी को घटाएंगे, और अगर बी निकालने बोलेगा तो कर्ण में पी घटाएंगे। तो आपको पी निकालने के लिए बोल रहा तो कर्ण का स्क्वायर में से बी का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर में से बी का स्क्वायर घटा देंगे। अब कर्ण का स्क्वायर कितना, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, और बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का कितना होता है 169 होता है 13 स्क्वायर। देखो स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 20 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का होता है कितना होता है, 12 कितना होता है। और अगर सबसे अच्छा और कहना चाहता हो तो 20 से लेकर 21 से लेकर 30 तक भी याद कर लो, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा और बेहतर रहेगा। लेकिन कम से कम 20 से याद होना चाहिए, 20 से नीचे जहाँ रहे तो बहुत प्रॉब्लम करेगा, आप गुना करोगे तो टाइम लगेगा ना। 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है, ठीक है। अब देखो 149 में 144 घटाएंगे तो कितना, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, हो गया √25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो पता चल गया एच कितना हो गया 12 हो गया, बी कितना हो गया, सॉरी एच मतलब कर्ण 13 हो गया, और आधार 12 हो गया, और का लंब कितना हो गया 5 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि आप साइन थीटा निकालें, इसलिए साइन थीटा बराबर सब थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बटा पी बोले तो लंब, कर्ण बोले तो एच। अब बोलो पी कितना मान आया, पी आया 5, और एच कितना था, एच हमारा था 13, तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब साइन है तो कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ था 12, और कर्ण कितना दिया हुआ 13, ये दिया हुआ है सवाल में, देखो आधार दिया हुआ ना, बी कर्ण दिया हुआ, आधार दिया हुआ, समझ रहे हैं। और फिर कॉस साइन कॉस हो गया टैन, देखो टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है लाल, यानी कि लंब, यानी कि पी बटा आधार, यानी कि क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, हाँ पी, तो पी तो हमारा निकला तभी तुरंत वैल्यू निकाले 5 निकाले,
और आधार, आधार यानी कि बोले तो 12 आ गया साइन कॉस टेन आ गया। कॉसेक निकालते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, उल्टा साइन का उल्टा हो जाएगा, कर्न बटा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्न बटा पी। तो अब इसका वैल्यू बैठा लो, एच यानी कि कर्न कितना दिया हुआ था 13 था, अब पी कितना निकला 5 निकला, तो 13/5 यहाँ पे हो गया। और क्या घट रहा, सेक तो दिया हुआ था हमारा सवाल में ही, कॉसेक कॉट बच रहा, कॉट थीटा बराबर, तो कॉट टैन का उल्टा होता है, देखो टैन पी बाई बी है तो बी बाई पी कर दो, और क्या बी कितना है दिया हुआ 12 दिया हुआ है, और पी कितना दिया हुआ 5 दिया, हो गया 12/5। तो बस यही तीनों आपका क्या है आंसर है। अब चाहो तो सब में आंसर लिख दो, या तो फिर ऐसे कर दो और यहाँ पे लिख दो आंसर, है ना, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे बनाए आप सवाल को, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका त्रिकोणमिति खास करके जो आपका एनसीईआरटी का है एक एक क्वेश्चन का सोल्व करेंगे, उसके बाद जो हार्ड सवाल रहेगा ना, जो और हार्ड सवाल रहेगा जैसे कि स्टूडेंट फ्रेंड हो गया, भारतीय भवन, अगर उसमें से हार्ड सवाल लगता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसको जब समझा देंगे आपको एनसीईआरटी सवाल का पूरा त्रिकोणमिति सिद्ध करने वाला, तो आप मेरे ख्याल से सब किताब से बना लोगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में आता है वही इसमें किताब में दिया हुआ आपका एनसीईआरटी किताब में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पूरा अगर स्टूडेंट पढ़ाने के लिए शुरू कर दूँ, केसी सिन्हा पढ़ाने के लिए शुरू कर दूँ, RS अग्रवाल पढ़ाने के शुरू कर दूँ, तो फिर सिलेबस खत्म होना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप कम टाइम में वही पढ़ो जो एग्जाम में पूछना है, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल नंबर आपका 5 क्लियर हो गया। अब 6 नंबर सवाल पढ़ लेते हैं लास्ट में। तो देखिए सवाल नंबर 6 है और बहुत बढ़िया वाला सवाल है। हो सकता है आपको ये सवाल बाउंस कर जाए, मुझे बताने के बाद भी हो सकता है ये सवाल आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी ध्यान से समझिए। और कुछ अगर कर रहे हैं, कुछ इसके अलावा देखने के अलावा कुछ कर रहे हैं, तो पहले लिखिए मत, पहले समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी पे नोट कीजिए। बहुत क्या होता है स्टूडेंट कि देख रहे लिख रहे, देख रहे छाप रहे, ऐसे में क्या होता है ना, आप समझ नहीं पाते। तो पहले समझ लो इस सवाल को अच्छा से कैसे कर रहे हैं, और नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा इसको वीडियो देखना, मैं उम्मीद करूँगा समझ में आ जाएगा। अब मैं बहुत अच्छे से पूरा कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। देखो सवाल क्या बोलता है यहाँ पे, यहाँ सवाल बोलता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कि कोण कॉस ए और कॉस बी दोनों कोण क्या है, बराबर है, ये बोलता है। तो दिखाना ये है कि कोण ए और कोण बी बराबर है। जब कॉस ए कॉस बी जब बराबर है तो क्या कोण ए कोण बी बराबर है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक त्रिभुज, टेढ़ा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो इसको नाम हम देते हैं ए, इसको ए नहीं करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम बी ए बी सी, यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक लंब डालते हैं डी। तो आप यहाँ पे भी ए लिख सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ समझो, ये लिख दिए। अब देखो ये जो त्रिभुज बनाए हैं इसमें एक लंब डालें, डी जो है अपना मन से लंब डाल दें, अपने मन से, क्योंकि जब ये कोण जब ऐसा जब सवाल बनाएंगे तो हमको समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। समकोण त्रिभुज रहेगा तब तो हम इसको लंब बटा कर्ण करेंगे, है ना, या तो फिर पाइथागोरस नियम जो अपनाएंगे तभी बना पाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग लिख लेते वही बात कि त्रिभुज ए बी सी में बी ए पर या ए बी पर है ना, ए बी पर सी डी है ना, ए डी पर जो है सी डी लंब डाला, यानी कि जो लिखे यहाँ पे जो किए यहाँ पे लिख दिए। त्रिकोण त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी पर ए बी जो है ना, ए बी पर सी डी जो क्या डाला, लंब डाल दिया। अब लंब डाल दिए तो अब आप ही बताओ, कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं और कॉस बी का वैल्यू निकालते हैं। तो लंब डालने का मकसद यही था कि हमारा लंब बटा कर्ण पता चल जाए, क्योंकि इसमें ऐसा जब त्रिभुज बनाए थे ये वाला शुरू में तो लंब तो पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए हम बीच से यहाँ पे लंब डालें। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो कॉस ए बराबर, कॉस ए का मान क्या होता है, अच्छा अब बताओ कॉस बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ए बोल रहा ना, ए बोल रहा कॉस ए। अब हमारा कॉस ए जब देखते हैं तो यहाँ देखो ये है कॉस ए, हमारा ए, और ए के सामने लंब क्या होता है, ये हमारा ए डी, जो सी डी क्या हो गया, लंब हो गया, है ना, क्या हो गया, सी डी लंब हो गया, और नीचे वाला जो हो गया आधार हो गया, डी ए या ए डी बोलो, और ये आपका कर्ण है। तो इस ये जो आपका त्रिभुज है ए डी सी और बी डी सी, तो ये त्रिभुज के लिए दोनों त्रिभुज के लिए लंब हो गया ए सी,
DC दोनों त्रिभुज के लिए DC लंब हो गया, और इस त्रिभुज का ये कर्ण हो गया, इस त्रिभुज का ये कर्ण हो गया, इस त्रिभुज का ये आधार हो गया, इस त्रिभुज का ये आधार हो गया। तो ध्यान रखना। तो फिलहाल अभी cos A निकालना है, तो cos जब A निकालेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा DC और आधार हो जाएगा BD। तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे चाहो तो आधार बटा कर्ण ऐसे लिख भी सकते हो। अब बोलो इसके लिए आधार क्या होगा, आधार क्या है DA, या DA से अच्छा हम क्या लिखे AD लिख दें, और कर्ण क्या हमारा CA है, तो CA लिखो, या सबसे अच्छा AC लिखो तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, है ना। ये लिख दिए, और फिर cos क्या बोल रहा cos B ना, तो फिर अब cos B निकालते हैं, cos B। तो जब cos B निकालेंगे तो इसके लंब वही DC हो जाएगा और आधार क्या होगा BD हो जाएगा। तो cos बराबर वही हो जाता है आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या हो गया BD, क्या हो गया, आधार हो गया BD हो गया, और इसके लिए जो कर्ण हो गया ये क्या हो गया BC हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। इतना समझ रहे आप, इतना समझ रहे हैं। तो देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कौन cos A और cos B दोनों आपस में बराबर बोल रहा है सवाल में। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से बोलता है cos A बराबर cos B। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वैल्यू आएगा और ये जो वैल्यू आएगा आपस में कहीं ना कहीं दोनों बराबर होगा, है ना, दोनों बराबर होगा, क्योंकि cos A cos B बोल रहा दोनों बराबर। सवाल में पहले से बोल रहा कि cos A जो है cos B के बराबर है। तो जो वैल्यू इसका आएगा cos A का, जो वैल्यू cos B का आएगा, ये कहीं ना कहीं दोनों वैल्यू सेम आना मांगता है। तो इतना बड़ा तो बोरा बराबर है। अब हम चाहे तो इसका वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। देखो फिलहाल अभी यहाँ पे cos A का वैल्यू क्या निकला हुआ है, AD/AC, है ना। AD/AC जो है इसका वैल्यू पता चला हमको, मतलब संख्या में तो नहीं पता था, लेकिन आपको यहाँ पे जो भुजा के आधार से पता चल गया कि AD/AC जो है cos A है, और cos B जो है क्या है BD/BC, ये क्या है cos B है, ठीक है। तो ये दोनों पता चल गया। अब देखो ये दोनों का आपस में बराबर है। अब इसको एक जगह जमा करके कुछ वैल्यू मान लेते हैं, एक जगह मान लेते हैं। मतलब ये जो AD/AC ना लिख करके, BD/BC ना लिख करके हम मान लेते हैं K। अब पता चला कि हमारा cos A जो है ये K के बराबर है, और cos B है K के बराबर है। यानी कोई भी यहाँ पे संख्या हो सकता है या कुछ भी हो। यहाँ पे हम देखो अगर लिखते हैं cos A तो हमको लंबा लिखना पड़ेगा AD/AC। अब इसके जब डायरेक्ट हम K लिख देंगे तो हमारा cos A का वही पता चल रहा है, क्योंकि दोनों बोला cos A cos B दोनों आपस में बराबर है। तो ये दोनों वैल्यू जो आया था हमारा, इसके इतना बराबर K मान लिए। क्या किए, K मान लिए। अब K जब मान लिए तो आपको पता चल गया कि AD/AC और BD/BC तो आपस में बराबर है, और इसी के बराबर हम K मान लिए। जैसे कि अगर बोले मेरे पास 5 रुपया है और आपके पास भी 5 रुपया है, और एक तो मेरा दोस्त है उसके पास भी 5 रुपया है, तो देखो ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो गया, ये भी इसके बराबर हो गया, वही हम K मान लिए। अब जब K वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए तब यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं AD/DC बराबर K लिख सकते हैं कि नहीं, AD/AC बराबर में क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। क्या, क्योंकि ये जो है इसके भी बराबर हो गया और ये जो है इसके बराबर हो गया। तो इसको हम अच्छा से कर लेते हैं, अच्छा से बोले तो AC को इधर भेज लेते हैं। तो AD/AD बराबर क्या हो गया, AC गुना AC भाग में क्या बन जाएगा, गुना बन जाएगा, तो K इंटू AC। अब यहाँ पे K इंटू AC पता चल गया। और फिर उसी तरह से हम cos B करते हैं, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू दोनों बराबर करते हैं, यानी कि BD/BC। तब BD/BC बराबर भी क्या होगा, क्योंकि दोनों को मान हम K मान लिए। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, ये BC को फिर इधर भेज लेते हैं, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू BC। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, देखो इसका आधार हम पता कर रहे हैं कि इसका आधार क्या होगा, इस त्रिभुज का आधार क्या होगा। AD का वैल्यू निकाल लिए और हम फिर BD का वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों का कर्ण बराबर है ना, दोनों का कर्ण DC है। अब दोनों का कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों का कर्ण निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, समकोण एक एक करके बनाते हैं। पहले त्रिभुज में बनाते हैं CDA, ये देख रहे हैं CDA, ये समकोण त्रिभुज में, उससे पहले कर्ण निकालते हैं। त्रिभुज CDA में, ठीक है, त्रिभुज CDA में क्या दिखता है हमको, क्या हम लिख सकते हैं, कर्ण लंब हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने का क्या फॉर्मूला है, यानी कि DC लंब है, तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, CA में DA क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमको कर्ण निकालना है, लंब निकालना है, यानी कि DC निकालना है। तो DC में क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से AD स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे, लंब कर्ण में आधार घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं DC, है ना, DC स्क्वायर। DC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर माइनस
ए डी का स्क्वायर। देखो भाई समझ में आ रहा, डी सी क्या हो गया, डी सी हमारा कर्ण हो गया, कर्ण निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए सी के स्क्वायर में से ए डी स्क्वायर घटा देंगे। देखो ए सी स्क्वायर ये कर्ण है और ए डी घटा दिए, ए सी में ए डी घटा दिए तो हमको क्या निकल गया, हमारा डी सी निकल गया। अब फिर एक और त्रिभुज है, एक और त्रिभुज क्या बन रहा, डी सी बी में, यहाँ पे लिखते हैं डी सॉरी डी डी नहीं सी डी बी में है ना, सी डी बी में। तो सी डी बी में भी तो डी सी निकालना है, क्योंकि दोनों का डी सी बराबर है, दोनों का लंब बराबर, तो इसका भी डी सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बी सी के स्क्वायर में से बी डी स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बी सी का स्क्वायर में से बी डी के स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखो यहाँ पे समझ गए। अब ये हम मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड इस तरह मान लेते हैं। अब देखो जी इसका भी जो डी सी यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ भी डी सी यहाँ भी डी सी, इसका मतलब जो डी सी इसका मान है वही डी सी इसका मान है। अब दोनों को हम बराबर करते हैं, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से करते हैं बराबर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो दोनों जब बराबर करेंगे तो डी सी कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होगा, डी सी बराबर इतना है और ये भी डी सी बराबर इतना बोल रहा, कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे तो डी सी क्या कट जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर बचेगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचेगा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बचेगा। अब क्या करते हैं, देखो हम ए डी का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे और बी डी का वैल्यू निकालते हैं, निकाले थे दोनों को निकला हुआ। ए डी का वैल्यू कितना निकला हुआ, यहाँ देखो के इंटू ए सी, और बी डी का वैल्यू निकला हुआ के इंटू बी सी। अब दोनों का मान यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं ए सी ए डी तथा बी डी का मान रखने पर, तो दोनों को मान रखते हैं है ना। तो दोनों को मान रखते हैं, ए सी तो हमारा ये रहेगा। अब ए डी का मान, ए डी का मान देखो कितना आया था, ए डी का वैल्यू आया था के इंटू ए सी, तो के इंटू ए सी यहाँ पे लिखते के इंटू ए सी, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे बराबर, बी सी तो ऐसे रहेगा। बी डी का वैल्यू, तो बी डी का वैल्यू कितना आया था, देखो के इंटू बी सी, के इंटू बी सी आया था, तो के इंटू बी सी। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन है, आप इसको दोबारा देखना वीडियो को, समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखो ए सी का स्क्वायर, के का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे इंटू है, गुना नहीं है, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, और ये ए सी है तो ए सी का स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर लिखिए, क्योंकि स्क्वायर दोनों में है तो फिर ये माइनस है ना, माइनस है, तो के का स्क्वायर हो गया और बी सी का स्क्वायर हो गया। अब देखो जी क्या करते हैं, ए सी यहाँ भी ए सी अभी है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर का कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ के स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे भी बी सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 1 बचेगा यहाँ पे इसमें, और इसमें क्या बचेगा, के स्क्वायर बचेगा। देखो दोनों 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर दोनों तरफ मिल गया तो बराबर हो गया, यानी कि कट गया। तो क्या बचा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर को काट दो। अब क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। तो जिस त्रिभुज का देखो ए सी बराबर बी सी, यानी कि यहाँ देखिए ए सी ये भुजा और ये भुजा बोला बराबर है, तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज बन गया। और आपको पता है जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो है ना, हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो उसका संगत भुजा नहीं संगत कोण बराबर होता है। तो देखो मेरा राइटिंग तो सही नहीं है, यहाँ पे है फिलहाल डिजिटल से लिख रहा हूँ इसलिए ना समझ में आ रहा पेन से, और आप ऐसे लिखना आपको तो अच्छी राइटिंग होगी है ना। तो आपको क्या पता है कि जिसका दोनों कोण बराबर होगा उसका संगत भुजा जो है बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। जब दो भुजा बराबर होगा यानी कि समद्विबाहु में दो भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर रहेगा, और अगर कहीं कह देते कि दो कोण बराबर तो दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो जब इतना जान गए हैं तब क्या लिखते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर है, और ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, नहीं समझे तो देखो एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ। यहाँ पे तो सबसे पहले दिया हुआ न्यूनकोण दिया हुआ है और ये दिया हुआ वैल्यू, तो सबसे पहले न्यूनकोण यानी कि कॉस ए कॉस बी निकाल लेते हैं। कॉस ए कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपका देखो आधार हो गया डी आधार हो गया और ए सी कर्ण हो गया। कॉस बी निकालते हैं, बी डी देखो आधार हो गया और बी सी कर्ण हो गया। अब दोनों बराबर बोलता है तो दोनों बराबर कर दिए, और दोनों को बराबर हम के मान लिए, के का वैल्यू ने कहीं बराबर है तो इस इतना बराबर के लिख सकते हैं और इसके बराबर के लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जब इतना लिख देते हैं तो क्या करते हैं, ये जो आपका देख रहे हैं ये के का वैल्यू, यहाँ पे बी डी का वैल्यू निकाल लिए हैं और ए डी का वैल्यू निकाल लिए हैं।
अब उसके बाद फिर हम दोनों का लंब का बराबर करेंगे, क्योंकि लंब हमारा DC है तो दोनों DC बराबर करेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इधर भी निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही दोनों पे मैं यहाँ पे निकाला हूँ। ये जो देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट सेकंड में जो देख रहे हैं ये आपका जो दोनों को बराबर कर दिए, तो दोनों बराबर किया तो ये DC दोनों बराबर था, DC कट जाएगा तो ये बचेगा ये बचेगा, और इसमें से AD का वैल्यू हमको पता चल गया था, BD का वैल्यू पता चल गया था, दोनों को वैल्यू रख लिए और बनाने के बाद ये दोनों आपका कट गया और क्या बचा, ये बचा। तो जब दोनों को भुजा जब बराबर हो तो दोनों उसका कोण भी बराबर होगा। तो इस तरह से आपको ये सवाल सिद्ध हो गया है ना, प्रूफ हो गया। चलो तो फिलहाल आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से मुझे बोलना टेलीग्राम पे, मैं इससे मैसेज करना टेलीग्राम पे और वहाँ पे सर्च करना, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। ओके, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।